everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हमारी इंडियन इको की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद आवर लास्ट चैप्टर डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, बोले तो इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो देखो आज की क्लास में हम लोग करेंगे लास्ट चैप्टर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। बहुत ही शानदार एमसीक्यूज है ये सारे एमसीक्यूज, मैंने आपकी एनसीईआरटी से बनाए हैं, प्लस हर तरह के क्वेश्चंस कवर करे हैं। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी हैं, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन भी है, मैच द फॉलोइंग है, टेबल्स वाले क्वेश्चंस है। तो बहुत ही तरीके से इन एमसीक्यूज को करना। सबसे पहले तो देखो, अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ाना तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इंडियन इको की डिटेल्ड और वन शॉट दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। पहले इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लो, देन इन एमसीक्यूज को खुद करने की कोशिश करना। वीडियो पॉज कर करके अपने आंसर्स लिखते जाओ, लास्ट में जो भी स्कोर हो मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। शुरू करें फटाफट से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चाइना हैज परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल इन वेरियस हेल्थ एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अगर हम चाइना की बात करें, हम लोगों ने तीनों कंट्रीज के बारे में पढ़ा था, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। चाइना ने चाहे हेल्थ इंडिकेटर्स हो चाहे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो, हर किसी में बहुत ही शानदार परफॉर्म करा है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्थ इंडिकेटर। इनमें से कोई तीन तो हेल्थ इंडिकेटर है, हेल्थ से रिलेटेड है। वो कौन सा है जो हेल्थ इंडिकेटर नहीं है? तो देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जब 1 साल से पहले बच्चे की डेथ हो जाती है, 1 साल तक के बच्चे की अगर डेथ हो जाती है तो उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, हेल्थ से रिलेटेड है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब जन्म देते टाइम पर, डिलीवरी के टाइम पर जब मम्मी की डेथ होती है उसे हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। ये तीनों हेल्थ से रिलेटेड है। परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, ये हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर डैश इन चाइना, चाइना की बात हो रही है। Farmers and industrial units were required to buy and sell fixed quantities of inputs and outputs on the basis of prices fixed by the government and the rest were purchased and sold at market prices। याद करो, ये हम लोगों ने पढ़ा था। चाइना के अंदर ये सिस्टम आया था कि भाई एक फिक्स्ड क्वांटिटी, तो जो भी फार्मर्स हैं, जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी को तो एक फिक्स्ड प्राइस पर ही परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। वो प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन उसके अलावा अगर उन्हें एक्स्ट्रा परचेज करना है, सेल करना है, तो उसे वो मार्केट प्राइसेस पर परचेज और सेल कर सकते हैं। इस सिस्टम को हम लोगों ने क्या नाम दिया था? इस सिस्टम को हम लोगों ने नाम दिया था ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम। क्या नाम था? ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम। डबल प्राइसेस हो गए ना यहाँ पर, एक प्राइस तो सरकार डिसाइड कर रही है और एक प्राइस चलेगी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डैश में बी डिफाइंड एज द मेजर of the extent of demographic participation in the social and political decision making। देखो, जब हम लोग सोशल डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि हमारा डिसीजन मैटर करता है, जब हम पॉलिटिकल चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर मतलब ये समझ लो हमें वोट देने का हक है, हम सरकार के अगेंस्ट आवाज उठा सकते हैं, तो जब भी हम सोशल मैटर्स में, पॉलिटिकल मैटर्स में हमारा ओपिनियन मैटर करता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये आता है लिबर्टी इंडिकेटर के अंदर। किसमें आता है? लिबर्टी इंडिकेटर्स। ये हमारी फ्रीडम शो करता है। नेक्स्ट है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जिसे हम लोग बोलते हैं जीएलएफ कैंपेन इन चाइना फोकस्ड ऑन। याद करो, ग्रेट लीप फॉरवर्ड जीएलएफ कैंपेन किस पर फोकस करा था? कि चाइना के अंदर वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुले, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। लोगों को बोला गया कि आप अपने घर के पीछे वाले हिस्से में, बैकयार्ड के अंदर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करो। तो इस कैंपेन ने किस पर फोकस करा? वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप्स। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है। इंडिया किसका मेंबर नहीं है? तो सार्क का इंडिया मेंबर है, G20 का इंडिया मेंबर है, ब्रिक्स का इंडिया मेंबर है। इंडिया मेंबर नहीं है यूरोपियन यूनियन का। किसका मेंबर नहीं है? यूरोपियन यूनियन का। याद रखने वाला क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना। बिटवीन 1966 से 76, ये जो 10 साल का पीरियड था, माओ इंट्रोड्यूस्ड दिस मूवमेंट। माओ एक मूवमेंट लेकर आए, माओ जेडोंग, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, अंडर विच प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द रियल लाइफ सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन द कंट्री साइड ऑफ चाइना। क्या समझे? ये जो मूवमेंट था, ये माओ जेडोंग लेकर आए थे। इसके अंदर ये जो 10 साल तक का पीरियड था, इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स थे,
प्लस जितने भी प्रोफेशनल्स थे इन्हें बोला गया कि तुम्हें रियल लाइफ सिचुएशन से सीखने की जरूरत है, किताबी नॉलेज से कुछ नहीं होगा, इसीलिए इन लोगों को कंट्री साइड भेजा गया, बोले तो गांव भेजा गया। इस मूवमेंट का नाम था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। क्या नाम था? पूरा कल्चर ही बदल गया था ना कि रियल लाइफ सिचुएशन से सीखो। इस मूवमेंट का नाम था ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट बात है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिविजुअली पढ़ना है, आगे टिक और क्रॉस लगाना है, सिर्फ इतना सा काम करना है पहले। In both India and Pakistan, the service sector has been emerging as a major source of development। सही बात है, इंडिया और पाकिस्तान में जो हमारा सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर का मतलब है हमारा जो टर्चरी सेक्टर है, उसकी वजह से हमारे जीडीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जो सर्विस सेक्टर है, टर्चरी सेक्टर है, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है। इस सेक्टर की वजह से दोनों कंट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है। सही बात है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अमंग द नेबर्स ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया के नेबर्स की बात करें, चाइना हैज द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। हम लोगों ने पढ़ा था इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, तीनों में से चाइना की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट सबसे ज्यादा है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आंसर होगा हमारे पास में बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगेन स्टेटमेंट वाला है। इंडिया अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951। याद करो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 में आया था। सही बात है, हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन सेटअप करा था 1950 के अंदर, लेकिन हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान बना था वो बना था 1951 के अंदर। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना अडॉप्टेड इकोनॉमिक प्लानिंग एज द कोर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। ये भी सही बात है, तीनों देशों में ये एक सिमिलैरिटी है कि तीनों देशों ने ही प्लानिंग करके अपनी कंट्री की ग्रोथ करी। तीनों कंट्रीज ने अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किसका सहारा लिया? प्लानिंग का सहारा लिया। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, GLF कैंपेन इनिशिएटेड इन, अच्छा किस साल इस कैंपेन की शुरुआत हुई? एम्ड एट, और इसका मकसद क्या था? तो दोनों चीजें याद करो। GLF कैंपेन की शुरुआत हुई थी 1958 के अंदर, याद है ना? 1958 में GLF कैंपेन की शुरुआत हुई थी और इसका मकसद क्या था कि चाइना के अंदर वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज खुले, लोग अपने घर के बैकयार्ड्स में इंडस्ट्रीज खोले, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो पहला तो ईयर तो आना चाहिए 1958, तो C और D आंसर नहीं हो सकता, आंसर A और B में से होगा 1958। अब देखो इसका मकसद क्या था? सेंडिंग स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम कंट्री साइड, ये इसका मकसद नहीं था। ये किसका मकसद था? ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन का। पीछे पड़ा है इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मासिव स्केल, कि कंट्री के अंदर अच्छा खासा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुले। तो बी हमारा करेक्ट हो गया। 1958 में स्टार्ट हुआ, मकसद क्या था? कि कंट्री में वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। 10th क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अच्छा, करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड्स, ये तो एक लाइन पढ़ते ही समझ में आ गया कि लोग कलेक्टिवली यानी कि मिलजुल कर लैंड को कल्टीवेट करा करते थे, लैंड पर मिलजुल कर फार्मिंग करा करते थे। इन 1958 देयर वर 26,000 कम्यून्स कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द फार्म पॉपुलेशन। 1958 ये किसके अंदर आता है? ये आता तो GLF कैंपेन के अंदर ही है। 1958 के अंदर GLF कैंपेन में दो चीजें हुई थी, एक तो वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लस एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ कि भाई इकट्ठे आप फार्मिंग करो, कम्यून्स बना के, ग्रुप बना के फार्मिंग करो, और इसके लिए 26,000 कम्यून्स बनाए गए, यानी कि 26,000 ग्रुप्स बनाए गए, जिसके अंदर पूरी फार्मिंग पॉपुलेशन हमारी कवर हो गई थी। तो इस सिस्टम का नाम था कम्यून सिस्टम। किसमें आया था? GLF कैंपेन में ही आया था, लेकिन इसका नाम था कम्यून सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन विच ईयर रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना। याद करो चाइना में रिफॉर्म्स कब आए थे? तो चाइना में रिफॉर्म्स आए थे 1978 के अंदर। कब आए थे? 1978 के अंदर। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है अगेन। वाघा बॉर्डर इज नॉट ओनली अ टूरिस्ट प्लेस बट ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो स्टेटमेंट है आपकी NCERT के अंदर एक इमेज गिवन है, इमेज के नीचे ये लाइन लिखी हुई है, इसलिए NCERT रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से मैंने उठाई है। सही बात है, वाघा बॉर्डर बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, जिन्होंने देखा ना मुझे कॉमेंट्स के अंदर बताना। तो वाघा बॉर्डर सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस ही रही है, बल्कि यहाँ से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड भी होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है। सही बात है।
इन द ईयर 1970s की बात हो रही है, नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज टुक प्लेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज थी, यानी कि आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज, मशीनें बनाने की इंडस्ट्रीज, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, उनका नेशनलाइजेशन हुआ, उन्हें सरकार ने खरीद लिया था। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, डेट भी याद रखनी है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, in China due to topographic and climatic conditions the area suitable for cultivation is very small, only about 10% of its total land area। ये भी लाइन आपके एनसीईआरटी से है। देखो चाइना के अंदर हमें पता है सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से सेक्टर की हो रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की। चाइना के अंदर वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है, वहां की जलवायु ऐसी है कि वहां पर आप ज्यादा फार्मिंग नहीं कर सकते। फार्मिंग करने के लिए जो एरिया है वो सिर्फ 10% है। चाइना का जितना भी टोटल लैंड एरिया है उसका सिर्फ 10% एरिया ही ऐसा है जो कल्टीवेबल लैंड है, यानी कि जिस पर आप कल्टीवेशन कर सकते हो, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो। सही बात है। इन द लास्ट 5 डेकेड्स, है ना, कुछ 50 सालों से, द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर विच एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स, हमारी पता है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आज भी कौन से सेक्टर के अंदर है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है, हैज इंक्रीज्ड। ये एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है क्या? नहीं, धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बिकॉज वी आर शिफ्टिंग टू सर्विस सेक्टर, टर्चरी सेक्टर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा। करेक्ट आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। अच्छा, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से लगाएंगे। रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, याद करो पाकिस्तान में रिफॉर्म्स आए थे, मैं डेट बता देती हूँ, 1988 के अंदर। कब आए थे? 1988 के अंदर। चाइना में रिफॉर्म्स आए 1978 के अंदर, पाकिस्तान में आए 1988 के अंदर, और इंडिया में आए थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे रिफॉर्म्स 1991 के अंदर। सबसे पहले चाइना में, फिर पाकिस्तान में, फिर इंडिया के अंदर। तो पाकिस्तान में रिफॉर्म्स आए 1988 के अंदर, मतलब ए के साथ में सेकंड आना चाहिए, तो ए के साथ में सेकंड आना चाहिए, तो ए वाला हमारा कैंसिल हो गया। समझ में आया किस तरह से एलिमिनेट करना है, हटाना है। लो फर्टिलिटी रेट इन चाइना, चाइना में फर्टिलिटी रेट कम है, यानी कि बच्चों का जन्म कम होता है। एक लेडी की ऑन एन एवरेज कैपेसिटी की वो कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, दैट इज फर्टिलिटी रेट। ये रेट चाइना के अंदर कम है, पहले बहुत ज्यादा थी। क्यों कम है? क्योंकि चाइना ने अपना ली 1 चाइल्ड पॉलिसी की, आप एक ही बच्चा कर सकते हो, 1 चाइल्ड पॉलिसी। तो बी के साथ में 4th आना चाहिए, बी के साथ में 4th आना चाहिए, तो हमारा ये वाला भी कैंसिल हो गया। आंसर ए और डी में से, सी और डी में से होना चाहिए। सेटिंग अप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इंडिया ने भी सेटअप करे, पाकिस्तान ने भी सेटअप करे। क्या सेटअप करे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब कौन सा आ सकता है? टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। क्यों सेटअप करे? ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करा जा सके। ये बात मैंने पढ़ा रखी है आपको। तो सी के साथ में 3rd वाला आना चाहिए, सी के साथ में 3rd आना चाहिए, मतलब ये वाला भी कैंसिल हो गया। करेक्ट आंसर होगा हमारा डी वाला। डिक्लाइन ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट कम होती जा रही है, तो एक ही बचता है हमारे पास में, रिफॉर्म प्रोसेसेस। पाकिस्तान में रिफॉर्म्स आए थे 1988 के अंदर, उसके बाद में पाकिस्तान की ग्रोथ रेट उल्टा डिक्रीज होती जा रही है, और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कभी भी सरकारें गिर जाती है। तो डी वाला करेक्ट हो गया हमारा। समझ में आया किस तरह से करना है मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, माओ इंट्रोड्यूस द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन इन द ईयर। माओ जेडोंग ने ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन कौन से साल शुरू करा? तो ये बात है 1965 की। कब की बात है? 1965 की। और ये रिवॉल्यूशन चला 1966 से लेकर 1976 तक, 10 साल तक ये रिवॉल्यूशन चला था, जिसमें प्रोफेशनल्स को और स्टूडेंट्स को गाँव भेजा गया था, ताकि वो रियल लाइफ सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीख सके। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडिकेटर कौन सा है? देखो, डेंसिटी, अर्बनाइजेशन, सेक्स रेशियो, ये किसके इंडिकेटर्स हैं? ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स है। कौन से इंडिकेटर्स हैं? डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसका इंडिकेटर है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है। समझ में आ गया। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब आपको डेट वाइज अरेंज करना है, कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पता चलता है आपने कितने अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को रीड करा है, कि आपको डेट्स का पता है। देखो, 1 by 1 लिखते जाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब चाइना कब स्टैब्लिश हुआ? तो याद करो, हम इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान बने 1947 के अंदर। हमसे 2 साल बाद में चाइना बनता है 1949 के अंदर। डेट लिख दी,
क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इंडिया से ही अलग हुआ था, तो ये बना था 1947 के अंदर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया का आया था 1951 के अंदर, और याद करो हमसे 2 साल बाद में आया था, 3 साल बोल सकते हो, चाइना का फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1953 के अंदर। तो सबसे पहले सेटअप हुआ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान बना, सेकंड वाला आना चाहिए। उसके बाद में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना है, उसके बाद में इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, और लास्ट में हमारा होता है चाइना का फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सी हमारा करेक्ट हो गया। समझ में आया किस तरह से करने ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही अरेंज करना है। वन चाइल्ड पॉलिसी इन पाकिस्तान, चाइना। अब ये बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होगा, चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी कब आई थी। तो चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी 1979 के अंदर। कब की बात है, 1979 की। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पाकिस्तान में कब आए थे, अभी मैंने पीछे भी बताया था, 1988 के अंदर। ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया, इंडिया में रिफॉर्म्स आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 के अंदर। हम लोगों ने चैप्टर भी पढ़ा था इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। कम्यून सिस्टम इन एग्रीकल्चर इन चाइना, तो ये जीएलएफ कैंपेन के अंदर ही हुआ था, और जीएलएफ कैंपेन की शुरुआत हुई थी 1958 के अंदर, इसी में कम्यून सिस्टम भी आया था। तो सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ, सबसे पहले आया हमारे पास में कम्यून सिस्टम, मतलब फोर्थ वाला। उसके बाद में हमारे पास में आता है वन चाइल्ड पॉलिसी, फर्स्ट वाला। फिर हमारे पास में आता है रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, और लास्ट में हमारे पास में आ जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। तो फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, असर्शन और रीजन को दोनों को इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स की तरह रीड करो। ऐसा मत समझो कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ये समझ लो ये जो पहले वाला है ये हमारे पास में स्टेटमेंट 1 है, ये हमारे पास में स्टेटमेंट 2 है, और दोनों को इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स की तरह रीड करना है, आगे टिक और क्रॉस लगाना है, सिर्फ इतना सा काम करो। लो सेक्स रेशियो इज अ पॉइंटर टू सोशल बैकवर्डनेस। देखो सेक्स रेशियो लो है, यानी कि नंबर ऑफ मेल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ फीमेल्स कम है। सेक्स रेशियो का मतलब कि अगर इतने मेल्स हैं तो इनके कंपैरिजन में कितनी फीमेल्स है, 1000 मेल्स है तो इनके सामने कितनी फीमेल्स है, ये रेशियो कम है, मतलब मेल्स इतने हैं, फीमेल्स इतनी हैं। ये सोशल बैकवर्डनेस शो कर रहा है ना कि हम मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, फीमेल्स को कम प्रेफरेंस देते हैं, ये सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट, लो सेक्स रेशियो रिवील्स प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड। अभी मैंने यही बात बोली थी, अगर सेक्स रेशियो कम है, फीमेल्स कम है, मेल्स ज्यादा है, तो ये बताता है कि हम मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हमारे देश में भी ऐसा ही होता है, लीडिंग टू फीमेल फेटिसाइड, और इसकी वजह से फीमेल फेटिसाइड भी होता है, भ्रूण हत्या होती है। अगर गर्ल चाइल्ड है, पता चल गया कि जन्म से पहले बच्ची है, तो उसे टमी में ही मरवा दिया जाता है, फेटिसाइड होता है। दोनों बातें सही है, तो आंसर हमारा सी और डी नहीं हो सकता, क्योंकि सी और डी है कि असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। आंसर हमारा ए और बी में से होगा कि दोनों करेक्ट है। अब आपको ये देखना है, अगर रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आंसर आपका ए होगा कि दोनों करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मान लो दोनों बातें सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों अलग अलग बातें हैं, तो हम बोलेंगे दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो देखो यहाँ पर सेक्स रेशियो अगर कम है तो वो सोशल बैकवर्डनेस शो करता है, और उसके पीछे रीजन भी गिवन है कि सेक्स रेशियो कम है, ये शो करता है कि हम मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जिसकी वजह से फीमेल फेटिसाइड होता है। तो both are correct and reason is the correct explanation of assertion. Last question क्या कहता है हमारा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू पाकिस्तान। देखो हमें पता है इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं, लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लिखा है परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू पाकिस्तान। नहीं, अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर गरीब लोग ज्यादा है, इंडिया में कंपैरेटिवली कम है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब इसलिए क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो गलत बात है। परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज मोर इन पाकिस्तान एज कंपेयर टू इंडिया, तो ये लाइन उल्टी लिखी है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है।
पाकिस्तान हैज परफॉर्म्ड बेटर देन इंडिया इन केस ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन। जब हम बात करते हैं ना अर्बनाइजेशन की कि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में माइग्रेट होके आ रहे हैं, तो इस चीज में पाकिस्तान ने हमसे बेटर परफॉर्म करा है, इंडिया से बेटर परफॉर्म करा है। यहाँ पर अर्बनाइजेशन ज्यादा है, लोग अर्बन एरियाज में ज्यादा रहते हैं, सही बात है। कंपेयर्ड विद इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, लोअर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन चाइना हैज कंट्रीब्यूटेड टू इट्स फास्टर जीडीपी ग्रोथ। देखो चाइना की डेंसिटी कम है, यानी कि चाइना के अंदर भीड़ कम है ना, ज्योग्राफिकल एरिया ज्यादा है तो भीड़ कम है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट हमसे फास्टर है, ये भी सही बात है। पाकिस्तान हैज फेल्ड टू ब्रिंग स्टेबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। पाकिस्तान के अंदर गरीबी इसलिए आ रही है क्योंकि पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर किसी तरह के इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर नहीं आया, ये भी सही बात है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है ना, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, हमारा करेक्ट आंसर हो गया डी। समझ में आया? इसी के साथ में हम लोगों ने पूरी इंडियन इको के 20 to 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर लिए। अगर किसी भी चैप्टर के आपको एमसीक्यूज करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से आप हर चैप्टर के एमसीक्यूज कर सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, यूनिट वाइज पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत काम में आने वाला है चैनल आप लोगों के, और अपने जूनियर्स के साथ में भी शेयर करना। प्लस अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।